हेलो स्टूडेंट्स। ये अपना ये रिवीजन सीरीज का हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आ रहे हैं। अभी का जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो है सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कॉलिजन। तो इसमें हम लोगों को पहले सेंटर ऑफ मास देखना है, फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और उसके थोड़े एग्जांपल्स, और फिर कॉलिजन वाले पार्ट को। तो हम लोग इसमें 3 पार्ट को कवर करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग मूव करेंगे रोटेशन के ऊपर। इससे पहले हम लोग सर्कुलर मोशन तक के सारे पार्ट का रिविजन कर चुके हैं, ठीक है। चलो, तो अब अगर मैं बात कर रहा हूँ सेंटर ऑफ मास का, तो सेंटर ऑफ मास में जो हम लोगों का नॉर्मल सा बात है कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, तो जहां पर इंटायर मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, जहां पर पूरा पूरा बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ओके, सो व्हाट इज दैट पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए हम लोगों को सबसे पहले 4 जो रेगुलर ऑब्जेक्ट्स है, पॉइंट मास का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो 4 रेगुलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पहले सेंटर ऑफ मास के पोजिशन को हमें ध्यान में रख लेना चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूं हाफ रिंग का, ठीक है। ये हाफ रिंग है, हाफ रिंग। इनका इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, जो डिस्टेंस होता है 2r/पाई, ठीक है। पहला चीज याद कर लिया। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ हाफ डिस्क का, हाफ डिस्क का भी याद कर लेना है ऐसे। ये पॉइंट सेंटर है, ये सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, ये हमारा हो गया हाफ डिस्क। तो हाफ डिस्क में ये कितना ऊपर होता है, तो इट इज एट 4r/3 पाई, ठीक है। हाफ डिस्क का भी याद कर लिया। सिमिलरली हम लोगों को नेक्स्ट याद कर लेना है ऐसे ही हाफ स्फेयर का। तो हाफ स्फेयर में कितना होता है, तो इसमें भी सेंटर से थोड़ा ऊपर होता है। ये हो गया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, है ना। कितना ऊपर होता है सेंटर से, तो r/2 डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। यही सब है सेंटर ऑफ मास, ये है सेंटर ऑफ मास, ये है सेंटर ऑफ मास, है ना। फिर अगर मान लेते हैं कि हम लोगों को ये हाफ सॉलिड स्फीयर का बारे में बात करना है, तो सॉलिड स्फीयर में ये अगेन थोड़ा ऊपर होता है, ये है सेंटर ऑफ मास, कितना डिस्टेंस पर, तो 3r/8। तो पहले ये 4 जो है वो बेसिक, ये 4 का मोस्टली अगर यूज आएगा, तो इस 4 का पहले हम लोगों को ध्यान में रख लेना, जो मेमोराइजिंग टाइप का है। 2r/पाई, 4r/3 पाई, r/2 एंड 3r/8। अगर ये 4 का याद है, तो इससे रिलेटेड वाली जो चीजें हैं ना वो हमसे हो जाए करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कभी भी अगर हमें एक रिंग दे दे और क्वार्टर रिंग दे दे, तो क्वार्टर रिंग भी इसी से रिलेटेड है। क्वार्टर रिंग, क्वार्टर रिंग अगर हमें दे दिया, तो रिंग में जैसे ये वाला तुम्हें नंबर याद है ना, 2r/पाई, तो क्वार्टर रिंग में भी तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, तो इधर भी 2r/पाई और इधर भी 2r/पाई, मतलब ये दोनों ही तरफ से ये इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास आएगा, और ये डिस्टेंस भी 2r/पाई होगा और ये डिस्टेंस भी 2r/पाई। तो ये डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं, तो 2r/पाई का स्क्वायर करके रूट कर दो। तो हमसे इस सब का यूज नहीं आएगा, तो हमें ये पहले 4 को लर्न कर लेना है। डन हो गया। ओके, इसके अलावा जितने भी रेगुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी रेगुलर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एक रॉड है, रॉड जिसका कि डेंसिटी कांस्टेंट है, कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास, उसके मिडिल पे, ठीक है। जहां पर ज्योमेट्रिकली मिडिल पोजीशन है वहीं पर होगा। जैसे कि मान लो कि पूरा पूरा रिंग है। रेगुलर ऑब्जेक्ट्स मतलब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, कंप्लीट, जो पूरा कंप्लीट है, कटा फटा नहीं है हम बात करें, तो इसका भी कहाँ होगा, तो ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास एकदम सेंटर पे। अगर हमें कोई एक स्क्वायर दे दे, कोई एक रेक्टेंगल ही दे दे, कहाँ पर रहेगा, उसके मिडिल पे रहेगा। अगर एक क्यूब ही दे दे, कहाँ रहेगा, उसके सेंटर पे रहेगा। तो इस तरीके से सारे रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के जो सेंटर ऑफ मास होते हैं वो उसके मिडिल पॉइंट पोजिशन पे होते हैं। क्लियर। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट ले लें, तो कोई भी अगर 2 ऑब्जेक्ट ले लें, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसकी बात करूं, तो देखो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, दोनों ही पॉइंट्स ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं m1 m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। हमसे अगर पूछा गया कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा, बड़ा ही सिंपल सा है। मान ले कि अगर यहाँ पर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस अगर तुम्हें m1 से देखना है, तो इस डिस्टेंस को अगर तुमने मान लो d1 नाम दिया है, तो इस d1 का वैल्यू, इस d1 का वैल्यू तुम्हें m1 से निकालना है, तो तुम m1 नहीं, दूसरा वाला मास लिख लो, m2 बाय टोटल मास कर लो m1 प्लस m2 इंटू टोटल डिस्टेंस जो d है, ठीक है। अगर सपोज कर लो कि तुम्हें मैंने बोला कि ये d2 बताओ, m2 से ये सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा,
कितना डिस्टेंस पर होगा। तो अगर तुम्हें d2 ही हमने पूछ लिया तो d2 इक्वल्स टू लिखोगे m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू जो दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस है। क्लियर हुआ होप सो सबको। अब यहाँ पर मैंने बोला है 2 पॉइंट मास। अब यहाँ पे 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट के जगह पर अगर मान लेते हैं कि तुम्हें एक तरफ एक डिस्क ही दे दिया और दूसरी तरफ एक मान लेते हैं ये सर्कुलर डिस्क दे दिया, ऐसे दोनों डिस्क ही है, एक स्क्वायर टाइप का एक सर्कुलर टाइप का। अगर इसके लिए भी अगर तुमसे पूछता है कि कहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो तुम लोग इसको क्या करोगे कि इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहाँ, उसका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहाँ, है ना। तो तुम इसे 2 पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट मास बन गया m1 m2, जिसमें से ये वाला डिस्टेंस, तो अगर मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस है a, है ना, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया a/2। इसका रेडियस को अगर मान लेते हैं, अगर इसका रेडियस r है तो ये भी हो गया r। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो जिसको हमने d बोला था वो हो जाएगा a/2 प्लस r। और फिर इनका जो सेंटर ऑफ मास जहां पर भी आएगा, मान लेते हैं अगर यहाँ पर आए सेंटर ऑफ मास, तो ये वाले डिस्टेंस को हम नाम दे देंगे d1 और फिर d1 के जगह पे फॉर्मूला लगा देंगे दूसरा वाला मास m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू व्हाट d। समझा ना। तो कोई भी टाइप का अगर 2 ऑब्जेक्ट है, वो जरूरी नहीं है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट ही हो, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है, अगर उन दोनों का हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए तो पहले उनके अकेले अकेले का सेंटर ऑफ मास दिखा दो और फिर तो वहां पर 2 ऑब्जेक्ट के लिए इसको डील कर लो। होप सो सबको क्लियर है। 2 पॉइंट मास सिस्टम पर हम इसीलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में ज्यादा इसी पर फोकस करता है, 2 मास सिस्टम पे। तो 2 मास सिस्टम ऐड भी कर सकते हो और एक मास से दूसरे मास को तुम काट के निकाल भी सकते हो, उसको रिमूवल कहते हैं। तो अगर मान लो कि कभी रिमूवल वाला केस ले लिया तो ये एडिशन वाला तो केस समझ में आ गया। कभी अगर तुम्हें रिमूवल वाला केस दे दिया, तब अगर तुम्हें सेंटर ऑफ मास को निकालना हो, तो जैसे कि एक अगर ऐसा है, उससे काट कर इतना सा पोर्शन को काट दिया, अब जो बचा है अब उसका बताओ। ठीक है, ऐसा कभी भी आ जाए तो अपने एक तो बात पहले ध्यान में रखो कि ये नीट के लिए ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर कभी आ जाता है तो इसमें सेंटर ऑफ मास को कैसे निकालते हैं, तो एक्स सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है तो पहले ओरिजिनल मास निकालो। पहले ओरिजिनल, ये इसको पहले हटाते हैं, ये देखो ये ओरिजिनल मास हुआ। तो इस ओरिजिनल मास का वैल्यू मान ले m1, तो यहाँ पर m1 इंटू उसका 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 सेंटर ऑफ मास, तो उसको x1 मान लेते हैं, तो उसका जहां पर भी सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, फिर उसमें से जितने पोर्शन को हटाया है, तो अगर मान लेते हैं कि उसमें से एक पोर्शन को हटा दिया, ये वाला पोर्शन, तो उसका मास हो गया m2। पूरे का मास हमने लिखा था m1, फिर इतना सा मास है m2, तो उसमें से माइनस करेंगे m2 और उसका जहां पर सेंटर ऑफ मास आएगा ना, उसको यहां से उसका x कोऑर्डिनेट, तो इंटू x2। ठीक है, अगर मान लेते हैं ओरिजिन हम लोगों ने यहाँ पर लिया, तो x1 के जगह पर तो 0 आ जाएगा और x2 के जगह पर ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा और डिवाइड बाय m1 माइनस m2। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ, बट यस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज करो कि ये एक डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क में से हमने इतना सा मास को रिमूव कर दिया, ये वाला मास को, उसको बस कलर चेंज करके बताने का कोशिश करता हूँ। इतना सा मास को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, तो बचे हुए मास का सेंटर ऑफ मास बताओ, ऐसे का क्वेश्चन अगर आ जाए। ठीक है, तो पूरा पूरा तो डिस्क था, उसका रेडियस r था, मास दिया नहीं है, मास नहीं दिया है। ठीक है, तो पहले ओरिजिनल मास का वैल्यू मान लेते हैं m, तो m1 मास ऑफ होल डिस्क। ठीक है, तो m1 को हमने मान लिया m। ठीक है, फिर m2 जो मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट है, अगर उसको रिमूव्ड वाला पार्ट का बात करें, ठीक है, तो उस m2 के जगह पर ये देखो उसका रेडियस तो r/2 हो जाएगा क्योंकि ये सेंटर है इसके बीच में, तो उसका रेडियस हो गया r/2। तो उसका जो मास होगा, अगर रेडियस आधा हो रहा है तो मास तो यहाँ पर डिस्क है ना, मास मतलब कैसे आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम में तो ये रेडियस पे आएगा, एरिया बनेगा, थिकनेस इंटू एरिया, तो एरिया तो पाई r स्क्वायर होता है, तो r आधा हो गया, r आधा हो गया, तो मास जो होता है वो होगा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस। थिकनेस थिकनेस सेम है, डेंसिटी सेम है, लेकिन एरिया तो चेंज कर गया ना, एरिया r/2 होने से एरिया 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 एरिया होने से मास भी 1/4, यानी m2 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं m/4।
ठीक है। अब अगर हमें मान लो कि एक्ससीएम निकालना ही है, एक्स सेंटर ऑफ मास, तो m1 x1 यानी m इंटू x1 इसी पॉइंट का ओरिजिन मान ले तो 0 माइनस m2 x2 यानी m/4 इंटू x2 यानी उसका जो सेंटर ऑफ मास है तो वो यहाँ से ओरिजिन से कितना दूर पर है r/2 पे, डिवाइड बाय m1 माइनस m2। ये आप लोग कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है, आप लोग कर पाओगे। तो ये वाला जो सेक्शन है ये कम पूछा जाता है, पहले आपको फोकस करना है बेसिकली ये वाले पोर्शन पे। तो अगर कभी भी 2 पॉइंट मास का सिस्टम अगर दे दे तो हम लोग कैसे करेंगे, चाहे वो 2 पॉइंट मास हो चाहे 2 रेगुलर मास हो, उनका सेंटर ऑफ मास हमें निकालने के लिए आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब अगर ये बातें दोनों वही बात समझ में आ गया, तब हम लोग बात करेंगे मूवमेंट के ऊपर, मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास पोजीशन। तो देखो, सेंटर ऑफ मास पोजीशन तब तक नहीं मूव करेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। जैसे कि सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, अगर सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट है, ये एक बॉडी है, समझने, ये एक बॉडी है, ये बॉडी और ये एक बॉडी है, ये है m1 ये है m2। ठीक है, हम लोगों ने इस सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन अगर किसी वजह से ये m1 जो है अपने आप यहां से यहां पर उठ करके आ जाता है, ये अगर यहां पर से कुछ मान ले x1 डिस्टेंस आ गया, इतना सा आगे आ गया, तो ऑटोमेटिकली ये m2 जो होगा वो अपने जगह से x2 इधर आ जाएगा, जिससे सेंटर ऑफ मास अपने जगह से मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास को मूव करने के लिए सिस्टम पे लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, तो मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वाज जीरो, हेंस फाइनल मोमेंटम इज आल्सो जीरो, हेंस सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट द सेम पोजीशन। तो ऐसे में अगर तुमने इसको x1 डिस्टेंस से मूव किया ना, तो वो अपने आप x2 डिस्टेंस से मूव कर जाएगा। तो अपना रिलेशन क्या बनेगा कि m1 इंटू यहाँ पर x1 इट इज इक्वल टू m2 इंटू x2, मॉड वाइज में ये दोनों बराबर है। लेकिन यही है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, बट हमें तो मॉड से मतलब है। तो एक को अगर तुमने x1 डिस्टेंस से मूव किया तो दूसरा ऑटोमेटिकली x2 डिस्टेंस से मूव कर जाएगा। ये दोनों दो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दो इंडिपेंडेंट पॉइंट, एक ऑब्जेक्ट यहाँ एक ऑब्जेक्ट यहाँ। यहाँ इसको 1 करोगे, इसको 1, ये अगर दोनों बराबर बराबर मास है, इसको 1 सेंटीमीटर इधर तो ये भी 1 सेंटीमीटर इधर, ऐसा टाइप का। ठीक है, ओके। एक एग्जाम्पल ये हुआ, एक और एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। यहाँ पर सपोज कर लो कि एक ऑब्जेक्ट है और इस पर रखा हुआ है दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये जो है पूरा पूरा ये इस पर रखा हुआ है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। लेकिन अगर ऐसे में ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट अपनी जगह से इतना सा डिस्टेंस अगर आ जाए x1, तो वो तो पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा, है ना। तो अगर ये मान लेते हैं हम m1 और ये मान लेते हैं m2, ठीक है। तो अगर ये m1 जो है वो कोई एक डिस्टेंस, लेट इट बी x1 भी नहीं, x मूव कर जाता है, कोई भी एक डिस्टेंस x मूव कर जाता है, तो क्या इसका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास पोजीशन चेंज करेगा? तो आंसर इज नो, नहीं चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स के बिना मूव कर किया है। हमारे इसमें मेंशन होना चाहिए कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें एब्सेंट रहे। अब ऐसा वाला एग्जांपल्स जो है वो बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि मान लो कि पानी में पानी में ये एक नाव है, नाव पर एक आदमी है ना, जिसका मास कुछ दिया हुआ है m, इसका मास दिया हुआ है कैपिटल M। ये आदमी यहाँ पर वॉक करने लगता है, तो जब आदमी वॉक करेगा तो ये बोट जो है वो अपने आप पीछे की तरफ मूव करेगा। तो इस पूरे सिस्टम को किसी ने बाहर से फोर्स नहीं दिया, तुम बोट प्लस पर्सन दोनों को एक सिस्टम मान सकते हो। तो बोट प्लस पर्सन को जब किसी ने कोई फोर्स नहीं दिया तो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी वो डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, डिपेंडेंट ये वाला को कहेंगे डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट और ये बोलेंगे इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। जैसे ये नाव, नाव को क्या बोलोगे? डिपेंडेंट, क्योंकि उसी पर ये मूव कर रहा है। तो जो जो ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वर्ड को क्लियर कर लो, ये इंडिपेंडेंट है और ये जो है ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है जो दूसरे पे मूव कर रहा है। जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट को क्या बोलोगे? डिपेंडेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट। तो जब भी एक डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट पे मूव करता है तो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट भी मूव कर जाता है, ठीक है। तो वो कितना डिस्टेंस मूव करता है? तो डिस्टेंस मूव्ड बाय
सो डिस्टेंस मूव्ड बाय इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू स्मॉल, ये जो मास है, मास ये m1 ले लो, m1 इंटू वो जितना भी डिस्टेंस मूव किया है इस पर, अगर यहाँ पर x लिख रहा हूँ तो यहाँ x, x1 तो x1 ही लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लेता हूँ यहाँ पे कंफ्यूजन हटाने के लिए मैंने x1 लिख दिया, तो m1 x1 बाय टोटल मास m1 प्लस m2। ठीक है, जैसे अगर अब इसको समझ में आ गया m1 x1 बाय m1 प्लस m2, तो ये बोट वाले पर अगर तुम अप्लाई करो, ठीक है, तो बोट वाले में, चलो मैं अगला पेज पर ले रहा हूँ, ये पानी है, ये बोट है, यहाँ पर आदमी है, ये इसका मास है स्मॉल m, बोट का मास है कैपिटल M, ये डिस्टेंस है L। अगर ये यहाँ तक गया राइट साइड तक, तो बोट बाय व्हाट डिस्टेंस ये मूव करेगा, तो बोट जो है डिस्टेंस मूव्ड बाय बोट, बताओ क्या लिखोगे, तो यही तो डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है ना जो कि इस पर है, तो m इंटू कितना डिस्टेंस ये मूव किया इस पे, L बाय टोटल मास m प्लस m हो गया। क्लियर है? तो ये था अपना जो है ये सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में रिवीजन के तरफ से, जो मेरे तरफ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन था वो यही है। इसके अलावा तुम लोग नोट्स पढ़ सकते हो, जैसे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्सियोम x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 ycom zcom, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जैसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है vcom को क्या लिखोगे, तो m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। तो ये आप लोग कर पाओगे, तो उस पार्ट में वो सीधा सीधा है, वो आप लोग कर पाओगे, उस पार्ट को यहाँ पर रिवाइज करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, चलो अब मैं मूव कर रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाले पार्ट पे। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड, ठीक है, एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों का यूज मैं एक साथ देखना चाह रहा हूँ। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होने के लिए सिस्टम पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, बोलो, जीरो। सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तभी हमारा लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड। ओके, अब इसके इसके अगर मैं एग्जांपल्स पर बात करूं, सपोज करो कि ये एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर एक ब्लॉक है m मास का, ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, यहाँ पर जो है वो एक स्प्रिंग लगा दिया मैंने, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये ब्लॉक जा करके इस स्प्रिंग को हीट करता है और उसको कंप्रेस करता है, फिर कंप्रेस करते करते कभी ना कभी तो ये ब्लॉक यहाँ पर रुकेगा, तो रुकने के बाद फिर से ये वापस आता है। तो इसमें अगर उसने पूछा फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, इसमें क्या पूछा, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है, इन स्प्रिंग। चलो इसमें मास को और स्प्रिंग को एक सिस्टम मान ले, मास और स्प्रिंग को एक सिस्टम मान, तो बताओ कि इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, आंसर इज नो, तो डेफिनेटली दोनों का मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड, यस। क्या इस सिस्टम पे हम एनर्जी कंजर्व करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, क्यों नहीं करवा सकते, हम लोग इसमें एनर्जी भी कंजर्व करवा सकते हैं। ठीक है, पहले तो बात मेरा समझ में आया। तो इस सिस्टम में जब भी स्प्रिंग है, मास है ना, तो ऐसे वाले सिस्टम में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से ज्यादा यूज किसका हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, क्योंकि ये स्प्रिंग के वजह से हमारा कौन सा वाला ये नेचर आ गया इसमें, ये कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी कंजर्व रहता है। क्लियरली बता चुका हूं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को दो जगह पे जरूर यूज करो, एक फ्री फॉलिंग में और दूसरा कंजर्वेटिव फोर्सेस में, सॉरी स्प्रिंग और मास वाले सिस्टम में। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो यूज कर ही पाएंगे, बट उससे ज्यादा जरूरी इसमें किस चीज का है बताओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को इसमें यूज करके बहुत कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट मूविंग नहीं है। चलो तो इसमें बताओ क्या लिखोगे, तो इनिशियल टोटल एनर्जी बोल, तो इनिशियल टोटल एनर्जी में इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी है पहले हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस इसका कोई एनर्जी है नहीं, जीरो, इक्वल्स टू जब ये इसको कंप्रेस करेगा तो फाइनली तो ये रुक ही जाना है यहाँ पर, तो वो हो गया काइनेटिक एनर्जी जीरो, प्लस स्प्रिंग जो कंप्रेस्ड हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। सो ऑब्वियसली तुम लोग एक्स निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, यही सेम है, यहाँ पर है एक मास, यहाँ पर जो है ये एक स्प्रिंग, यहाँ पर भी एक मास, ठीक है, ये भी एक मास m, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k। अब दोनों रखा हुआ है, ये रेस्ट पर है और ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से।
देखो दोनों एग्जांपल सिमिलर है। यहां पर भी उसने पूछा फाइंड, वही सेम, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। यहां पर स्प्रिंग जिस चीज से कनेक्टेड था वो ब्लॉक मूव नहीं कर सकता था, इसलिए हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करके कुछ मिलता नहीं। पर यहाँ पर ये जब ये टकराएगा तो ऑब्वियसली ये वाला भी मूव कर सकता है, इसलिए यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगेगा ही लगेगा, साथ में फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगेगा, यहाँ पे दोनों लग जाएगा। मेरी बात समझ आए? तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगाओगे? तो जिस वक्त मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा उस वक्त ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, ये दोनों ही सेम वेलोसिटी से मूव करें। अभी जैसे इसका ज्यादा वेलोसिटी है, उसका वेलोसिटी है ही नहीं, तो जब उससे टकराएगा तो इसका वेलोसिटी घटेगा और उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। तो एक पॉइंट आएगा जब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, उसी वक्त इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा। ठीक है, तो जिस वक्त दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे उसी वक्त उसमें मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा। दैट मीन्स वो वाला वेलोसिटी को पहले निकालो, v डैश v डैश। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज करेंगे। तो बताओ इनिशियल टोटल मोमेंटम कितना हो गया इसका? तो mv प्लस उसका कितना था? 0। फाइनल इसका हो गया mv डैश प्लस mv डैश, तो वहां पर हो गया 2mv डैश, तो यानी v डैश कितना हो गया? v/2। बताओ समझ में आया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? क्या इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है या नहीं? बिल्कुल है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे अप्लाई करोगे? तो इनिशियल टोटल एनर्जी बताओ, तो हाफ mv² प्लस उसमें कुछ था नहीं, 0। ओके, फाइनल टोटल एनर्जी बताओ, तो काइनेटिक भी है और यहाँ पोटेंशियल भी है, तो पहले पोटेंशियल को लिख लेते हैं, हाफ kx² प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ v डैश का स्क्वायर, और फिर इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 2 है, और उसको सॉल्व करेंगे x निकल जाएगा, v डैश का वैल्यू पता है। होप सो सबको समझ आया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और मैं देता हूं आपको समझाने के लिए। सपोज कर लो कि ये है कुछ ऐसा एक ब्लॉक है जो कि हैंग कर रहा है, यहाँ पर एक बुलेट है, ये बुलेट जो है वो 20 स्पीड से जाता है, ये m मास है, ये m मास है, ये इसको हिट करता है, इसमें एम्बेड कर जाता है, इसमें फंस जाता है। फिर वो पूछेगा कि ये एम्बेड करने के बाद ये बताओ, ये जो कंबाइंड सिस्टम है, कंबाइंड सिस्टम मतलब ये ब्लॉक और बुलेट दोनों, ये कितना ऊपर तक राइज करेगा। ऐसे अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले अगर अप्लाई करो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां से लेकर के यहां तक में लगा पाओगे, क्योंकि ये इसको हिट करेगा तो कोई एक्सटर्नल फोर्स की बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन दोनों पॉइंट के बीच में पहले लगाएंगे। ठीक है ना, ये इनिशियली कैसा था बताओ? रेस्ट पर। मेरी बात समझ आया? हिट करने के बाद ही तो इसमें स्पीड आया है ना, तो ये इनिशियल पहले मोमेंटम टोटल P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल को अप्लाई करते हैं। तो P इनिशियल में क्या है बोलो? mv प्लस इसका कोई मोमेंटम था ही नहीं, 0 रेस्ट पर था। P फाइनल जब ये उसमें एम्बेड कर गया, फंस गया, तो फंसने के बाद ये जो है इसके अंदर में, मैं दूसरा कलर से बस दिखा रहा हूँ, ये फाइनली ये कुछ ऐसा बनेगा और इसमें ये बुलेट बनेगा और उसका स्पीड बनेगा मान लेते हैं v। ये फाइनल है, बुलेट उसके अंदर ट्रैप्ड है। तो इससे केस में तब तो टोटल मास ही v स्पीड से जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे m प्लस m इंटू क्या हो गया? तो v, नहीं v डैश कर दे यहाँ पर, तो यहां से तुम्हें v डैश निकल गया mv/m प्लस m। ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम से तुम्हें v डैश निकला, लेकिन वो तुम्हें ये v डैश नहीं पूछा, वो पूछा है तुम्हें कितना हाइट तक जाएगा। अब ये h को निकालने के लिए, तुम्हें इस h को निकालने के लिए सीधा सीधा v डैश जो तुमने लिखा उसका स्क्वायर बाई 2g, जैसा प्रोजेक्टाइल में नहीं करते थे वैसा करके, तो इस बीच में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज कर रहे हैं, उसी से आ रहा है ये v²/2g। ठीक है, तो यहाँ पर v डैश स्क्वायर बाई 2g, अब v डैश वहां से निकाल ही चुके हो, बस उसको 2g से डिवाइड कर दो, वहां से तुम्हें h निकल करके आ जाएगा। क्लियर है? रिपीट करूं, बुलेट जा करके हिट किया, यहाँ पर कॉलिजन हुआ, कॉलिजन में मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड, v डैश निकाल दिया, फिर v डैश को यूज करके h निकालना, v डैश स्क्वायर बाई 2g। होप सो सबको क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कॉलिजन पे। चलो अब मैं इसमें मूव कर रहा हूँ, कॉलिजन, कॉलिजन मेन पार्ट कॉलिजन पे। तो पिछला एग्जांपल था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड। ओके, अब मैं तुम्हें ले जा रहा हूं कॉलिजन के ऊपर। ओके, कॉलिजन के बारे में अब पहले तुम लोग बताओ, कॉलिजन कितने टाइप का होता है?
सर दो टाइप का, कौन कौन? हेड ऑन, हेड ऑन मतलब जैसे दो ब्लॉक है, ये जाके टकराया, तो जैसे ये टकरा रहा था ना, तो ये था इसका टकराने वाला रास्ता, पाथ। तो टकराने के बाद भी इसी रास्ते पर दोनों आगे बढ़ रहे हैं, मतलब लाइन ऑफ कॉलिजन जो था वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, उसको कहते हैं हेड ऑन। जैसे बहुत बार होता है ना कि इधर से टकराए, वो उधर चला गया, एक उधर, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑब्लिक। अगर उसका डायरेक्शन बदल गया तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्लिक। जिसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम रह गया उसको कहेंगे हेड ऑन। अपना जो मेन फोकस है वो हेड ऑन के ऊपर है, हेड ऑन कॉलिजन, ठीक है, ओके, डन है डायरेक्शन के बेसिस पर। अब सर कुछ होता है जिसमें कि सेम ही एनर्जी रह जाता है और किसी में एनर्जी का लॉस भी होता है, यस। अगर हम लोग एनर्जी के बेसिस पर बात करें तो कॉलिजन जो है वो तीन टाइप का होगा। एक होगा तुम्हारा इलास्टिक कॉलिजन, एक होता है इन इलास्टिक कॉलिजन, और एक होता है परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन, समझा? इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, नेट एनर्जी का कोई लॉस बात ही नहीं है, नेट एनर्जी का कोई हम लोग बात यहाँ नहीं करेंगे, नेट काइनेटिक एनर्जी का। अगर काइनेटिक एनर्जी जो बिफोर कॉलिजन है वही काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन भी रहेगा, काइनेटिक एनर्जी, वर्ड ध्यान से सुनना, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिफोर कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कॉलिजन, अगर वो सेम ही रह गया तो हम लोग इसको कहेंगे इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। और अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है इनिशियल के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे में उसको कहेंगे इन इलास्टिक या परफेक्ट इन इलास्टिक, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी का बहुत ज्यादा लॉस है तो उसको परफेक्ट इन इलास्टिक, अगर बिल्कुल लॉस नहीं है तो हम लोग कहेंगे उसको इलास्टिक, ठीक है, अगर मिडिल में है तो इन इलास्टिक, समझ में आया? तो अभी जो हम लोगों का पहला सबसे फोकस है वो है हेड ऑन, हम लोग हेड ऑन पर ही रहेंगे, हेड ऑन इलास्टिक पे। तो हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन का अगर मैं बात करूं, ओके, तो इसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है m1 मास का, ये मूव कर रहा है u1 से, ये है u1, ये जाकर के टकराता है एक दूसरा ब्लॉक m2 का जो मूव कर रहा है u2 से, ऑब्वियसली u1 इज ग्रेटर देन u2, u1 ग्रेटर देन u2। फिर ये टकराने के बाद ये वाला जो है ये इसका स्पीड हो जाता है बदल करके v1 और उसका स्पीड हो जाता है v2, ये m1 है ये m2 है, ठीक है। इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ है। मोमेंटम के हिसाब से अगर सोचें तो कॉलिजन में मोमेंटम रिमेंस कंजर्व क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है। सो इक्वेशन वाइज m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये इक्वेशन सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। देखो इनिशियल और फाइनल दोनों काइनेटिक एनर्जी बराबर है। ये सब अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो हम लोगों को v1 और v2 निकल करके आएगा, एंड दैट v1 एंड v2 इज गिवन बाय v1 equals to m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1 plus 2m2 by m1 plus m2 into u2, ठीक है। यहाँ प्लस हो गया माइनस वगैरह, प्लस ही होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए। v2 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा 2m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 है ना, यहाँ पर हो जाएगा माइनस m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन है तो प्रैक्टिस होते होते ही याद होता है, डन है। तो ये कुछ v1 एंड v2 आता है, हमें ये इक्वेशन पर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछेगा मुझे नहीं लगता है, हाँ, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है कि कैसे कैसे इसको अप्लाई करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन तो याद हो सकता है तो कर लो, एल्स कोई दिक्कत भी नहीं है उतना, ठीक है। इसको हम लोग एक केस पर अप्लाई करते हैं, समझना इसको एक केस पर हमें अप्लाई करना है जब m1 इक्वल्स टू m2 है, जब m1 इक्वल्स टू m2 है तो क्या होता है। तो देखो ये m ये m ये जा रहा है, मान लेते हैं ये जाता है u स्पीड से, ये जाता है v स्पीड से, देखो ये u है वो v है, u जो है वो ग्रेटर देन v है, तो जा करके ये उससे को हिट करेगा, हिट करने के बाद जो पीछे वाला m है ये वाला, ये तो 1 है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, है ना। तो जो पीछे वाला है, मैं यहाँ कलर का हेल्प लेना ठीक रहेगा,
चलो, ये पीछे वाला जो था अभी अब इसका स्पीड हो जाएगा v, ठीक है, और जो आगे वाला था उसका स्पीड हो जाएगा u। मतलब इसका स्पीड उसको मिल गया और उसका स्पीड इसको मिल गया, यानी इसमें स्पीड जो होता है वो इंटरचेंज होता है। स्पीड ही नहीं, इसमें हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। वेलोसिटी विल गेट इंटरचेंज, मोमेंटम भी इंटरचेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंटरचेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ विल गेट इंटरचेंज, इसका उसको मिलेगा और उसका इसको मिल जाएगा, ठीक है। ये सिंपल है और इसको ध्यान में भी हम लोग रख सकते हैं, ये बहुत मुश्किल भी नहीं होता है, डन है। चलो, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये फिर से अप्लाई कर रहे हैं, बस दूसरा ये है, ये जा रहा है सपोज 10 मीटर पर सेकंड से, ये यहाँ पर सामने है, ये भी m है और ये रेस्ट पर पड़ा हुआ है। हिट किया, हिट करने के बाद बताओ पहला वाला ब्लॉक और दूसरा वाला ब्लॉक का स्पीड कितना कितना रहेगा। तो ये हिट जब उसको करेगा तो इसको मिल जाएगा उसका वेलोसिटी, तो ये उसका वेलोसिटी मतलब ये आ जाएगा रेस्ट पर, और इसको मिल जाएगा पहले वाले का वेलोसिटी, यानी ये मिल जाएगा, इसको मिलेगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो फिर से देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से, वो आ रहा है इधर 10 मीटर, ये आ रहा है इधर 15 मीटर पर सेकंड से, मान लो अपोजिट डायरेक्शन में। हिट किया, दोनों का मास सेम है, मैं इसी केस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम भी इसी केस पर फोकस करेगा। तो ये इसका वेलोसिटी उसको मिलेगा, मतलब यहाँ पर फिर से दो ब्लॉक है ना, तो ये जो 1 है तो 1 को मिलेगा इसका वेलोसिटी, यानी 1 जाएगा 15 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट में, और 2 को मिलेगा इसका, यानी 2 जाएगा राइट में 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, डन, ओके। जैसे कि मान ले कि यहाँ पर ये बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे बॉल्स ऐसे लटक रहे हैं, मान लेते हैं इसी लाइन में हमने यहाँ से एक बॉल को जो सेम मास का, ये इसको छोड़ दिया, ये जाकर के हिट किया, तो क्या होगा, तो हिट करने से क्या होगा, ये आकर के हिट करेगा, तो देखो यहाँ पर ये ये आएगा रेस्ट पर, ये अपना वेलोसिटी उसको ट्रांसफर करेगा, ये उसको ट्रांसफर करेगा, वो उसको ट्रांसफर करेगा, क्योंकि ये आ गया रेस्ट पर, तो इसका वेलोसिटी किसको मिल गया, इसको 1 2 3 4 5, तो 1 आ गया रेस्ट पर, ये हो गया 1 रेस्ट पर, फिर 2 को वेलोसिटी मिला, फिर 2 किसको हिट किया, 3 को, तो 2 फिर से रेस्ट पर, 3 4 को हिट करेगा, फिर 4 5 को हिट करेगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, और ये 5 को जो फाइनल वेलोसिटी मिला वो 5 यहाँ पर आ जाएगा, 2 3 4, तो तुम्हें लगेगा जैसे बीच में तो हमेशा 4 हैं ही, कुछ ऐसा करके होगा। तो इसमें भी नंबर ऑफ कोलिजन्स कैसे होते हैं, देखो 1 2 3 4, फिर वो इधर से आएगा, फिर यहाँ पे लगेगा एक ही गया, इस तरह का भी देखना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, डन। अब मैं बात कर रहा हूं हेड ऑन इन इलास्टिक कॉलिजन को लेकर के। हेड ऑन इन इलास्टिक कॉलिजन, हेड ऑन इन इलास्टिक कॉलिजन, तो देखो ये हो गया m1, ये जा रहा है u1 से, ये हो गया m2, ये जा रहा है u2 से, ये कोलाइड किया और इसको मिल गया v1, इसको मिल गया v2, ठीक है। इसमें जो इक्वेशंस होंगे, सबसे पहला बात तो क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यस मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, यानी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर will not be equal to half m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो राइट साइड का एनर्जी छोटा है, राइट साइड में एनर्जी का लॉस हुआ है ना, तो जो लॉस हुआ है अगर हम उस लॉस को कंसिडर कर लें तो यहाँ पर तुम ऐसे करके भी बना सकते हो, इक्वल टू में यहाँ माइनस सम पार्ट ऑफ लॉस ई भर लो, तो इक्वल हो जाएगा, इसमें से कुछ एनर्जी माइनस करो वहां, या दूसरा ये भी हो सकता है तुम ये माइनस ई को यहाँ लिख करके वहां प्लस ई लिख दो, ये जो ई है स्मॉल, ये लॉस है, एक तरीके से क्या हो गया लॉस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो बनेगा, क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो ये वाला इक्वेशन को तुम यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे लॉस हो ना, इस एनर्जी इस इक्वेशन को तुम यूज नहीं, ऐसे थ्योरेटिकल ही रहेगा। हाँ मोमेंटम इसमें कंजर्व रहेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये इक्वेशन को तुम यूज कर सकते हो। तो वन इक्वेशन वोंट बी सफिशिएंट, वन इक्वेशन से तुम पूरा पूरा सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकते,
तो तुम्हें यहाँ पर एक और इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट की जरूरत है, दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, वो जो होता है E, उसको हम लोग E से लिखते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन, जस्ट आफ्टर कॉलिजन, है ना, बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन, ठीक है, ऐसा टाइप का। तो आफ्टर कॉलिजन में देखो सेपरेशन हो रहा है, तो यानी v2 माइनस v1 बाय बिफोर कॉलिजन में देखो अप्रोच हो रहा है, तो अप्रोच होने के लिए ये u1 बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर आता है u1 माइनस u2। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला, उसको यूज करके हमें एक इक्वेशन को बनाना पड़ेगा, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू e टाइम्स u1 माइनस u2। तो इसको यूज करके एक इक्वेशन को तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू e टाइम्स u1 माइनस u2, ठीक है, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो अब तुम्हें जाकर के मिलेंगे दो इक्वेशन, पहला इक्वेशन मिलेगा यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन मिलेगा तुम्हें यहाँ से v2 माइनस v1 इक्वल्स टू e टाइम्स u1 माइनस u2। दिस e इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसका वैल्यू तुम्हें ये नेचर ऑफ कॉलिजन पर डिपेंड करता है, कैसे सरफेसेस के बीच कॉलिजन हो रहा है, डन है। e का वैल्यू तुम्हें दे ही देगा। अगर मान लो कि e का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है कि देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब सीधा सीधा हो गया कि कॉलिजन इज इलास्टिक। अगर e का वैल्यू 0 है, 0 मतलब बहुत ज्यादा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब कॉलिजन इज परफेक्ट इनइलास्टिक, ठीक है। तो e का वैल्यू 0 से 1 के बीच में वैरी करता है, डन है। e का वैल्यू 0 मतलब परफेक्ट इनइलास्टिक, e का वैल्यू 1 मतलब परफेक्ट इलास्टिक, ठीक है। तो नॉर्मली e का वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, डन। इसमें तुम्हें ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन के अलावा एक इक्वेशन को और ध्यान में रखना है, दैट वन इज लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी का इक्वेशन। तो ये हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, हाफ इंटू m1 m2 बाई m1 प्लस m2, इसको रिड्यूस्ड मास भी पढ़ते हैं, रिड्यूस्ड मास, इंटू u रिलेटिव का स्क्वायर, वो u है ना, वो इनिशियल वेलोसिटी u1 u2, उसका u रिलेटिव का स्क्वायर। तो बहुत बार हम लोग इसको लिखने में ऐसे भी लिखते हैं, हाफ म्यू इंटू u रिलेटिव का स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर टाइप से। तो बस म्यू की जगह पर हो गया m1 m2 बाई m1 प्लस m2, इस म्यू को हम लोग रिड्यूस्ड मास पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी का ये एक इक्वेशन भी, और नहीं इसमें एक और भी आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पर एक और भी चीज का मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर इस टाइप का, इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इसके बेसिस पर अब अभी तुम्हें यही याद करना है, पहले इसको याद कर लो, हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, याद हो गया, ओके। अब यहाँ पर ई के वैल्यू पर ही तुम सोचो, अगर इलास्टिक कॉलिजन होता, इलास्टिक, तो ई का वैल्यू होता 1, 1 माइनस 1 यानी होता 0, 0 इंटू एवरीथिंग इज 0, सो उसमें लॉस होता ही नहीं। परफेक्ट इन इलास्टिक में चले जाएंगे तो उसमें ई का वैल्यू होता है 0, सो 1 माइनस 0, तो यहाँ पर रह जाएगा 1, सो आंसर रहेगा हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर। समझ में आता है? तो ये तीसरा इक्वेशन है जिसे तुम्हें ध्यान में रखना है। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल बस मैं तुम्हें अभी के लिए रेकमेंड कर रहा हूं ध्यान में रखने के लिए। सपोज करो कि यहां पर से h हाइट से एक बॉल को रिलीज किया, ठीक है। ये जब यहां पर से टकराएगा तो कुछ ना कुछ स्पीड से यहां पर से टकराएगा, यहाँ पर v नॉट मान लेता हूँ, v नॉट का वैल्यू हम लोग सब निकाल सकते हैं इजीली, √2gh, वी ऑल नो, ठीक है। जैसे ये पहला कॉलिजन होगा, पहला कॉलिजन, ये फर्स्ट कॉलिजन, तो फर्स्ट कॉलिजन के बाद जब ये बॉल ऊपर उठेगा तो कितना स्पीड से उठेगा और कितना हाइट तक जाएगा, एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कितना स्पीड से उठेगा, तो ये जो उठेगा ये E इंटू वी नॉट, वी नॉट वैल्यू मालूम है, और कितने हाइट तक जाएगा, तो ई स्क्वायर इंटू एच, ई स्क्वायर इनिशियल हाइट था h, है ना, तो ये ई स्क्वायर इंटू एच हाइट तक जाएगा,
फिर अगली बार गिरेगा, फिर जब अगली बार उठेगा, अगली बार जब उठेगा तो ई स्क्वायर इंटू वी नॉट, और किस हाइट तक उठेगा तो ई रेस्ट टू पावर 4 इंटू एच, ई रेस्ट पावर 4 इंटू एच। फिर अगली बार जब उठेगा तो कितना स्पीड से, ई क्यूब इंटू वी नॉट, और ये कितना हाइट तक उठेगा तो ई रेस्ट पावर 6 इंटू एच। तो आफ्टर nth कॉलिजन, आफ्टर nth कॉलिजन जो इसका स्पीड होगा ई रेस्ट पावर n इंटू वी नॉट, और जितना ये हाइट तक जाएगा दैट विल बी ई रेस्ट पावर 2n इंटू एच। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। डन है? ओके। इसके बाद हम लोग इसका लास्ट पे चलते हैं, हेड ऑन परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन पे। हेड ऑन ही है, हेड ऑन परफेक्ट, परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन। तो इसमें जब ये ब्लॉक, ये m1 मास मान लेते हैं u1 स्पीड से जाता है और ये m2 से टकराता आता है जो u2 से जा रहा है, तो इसमें कॉलिजन के बाद ये दोनों ही मास जो है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, यानी ये m1 एंड m2 बोथ मूव विद कॉमन स्पीड v, ये अलग नहीं हो पाते। तो इसमें हमारा दो इक्वेशन को ध्यान में रखने से काम बनता है। पहला, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू वॉट v, यानी हेंस v इक्वल्स टू निकाल सकते हो तो m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2। और दूसरा लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये हाफ सिखाया था ना वहां पे, हाफ इंटू म्यू, m1 m2 बाई m1 प्लस m2, तो म्यू हो गया, इंटू यू रिलेटिव का स्क्वायर, तो यू रिलेटिव का स्क्वायर है ना, ये देखो हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर, यही वाला इक्वेशन यहाँ पर भी लिखा था, ये देखो ना, पहले चलिए यहाँ पर ये वाला ये छूट गया था ना, तो हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर, क्योंकि इसमें ई तो जीरो होता है, ई जीरो रखते ही 1 माइनस जीरो, तो जो बच गया। ठीक है, तो इसमें आपको एक ये वाला इक्वेशन को ध्यान में रखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट था ये वाला पार्ट, हालांकि छोटा था रिलेटिवली। अगर कुछ भी और डाउट रह जाता है तो डायरेक्टली आकर के तुम मिल लो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ठीक है, चलो थैंक यू।